तो हेलो फ्रेंड, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। तो अब हम लोग यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखो, पहले एक मैं बात करना चाहता हूँ कि अब जो वीडियो है वो आपकी हफ्ते में 3 दिन रहा करेगी, ठीक है। एक आपकी रहेगी सोमवार को, मंडे के दिन। दूसरा फिर आपकी वेडनेसडे को रहेगी, बुधवार के दिन। और फिर सैटरडे या संडे के बीच दोनों में से एक दिन, यानी कि हफ्ते में 3 बार मैं लगातार वीडियो डालूंगा, जो मैंने आपको टाइम बताया इसमें, ठीक है। संडे और सैटरडे में से कभी भी एक दिन कोई वीडियो आएगी। तो हम लोग फिर से वही क्वेश्चन नंबर 16 पे पढ़ते हैं, जो कि 2015 का सेट फर्स्ट का था, ठीक है। 4 पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उन्हें देखो, फिर आप 16वें क्वेश्चन पे आना। और अगर आप लोगों ने वो देख लिया तो फिर वीडियो आपके लिए बनी है भाई, बिल्कुल। और शेयर तो जरूर करो, ठीक है। और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चल रही है अभी। मैंने 3 चैप्टर तक की इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो कब कब आए हुए हैं, कौन से सन में, वो आपको बता रखा है। तो अगर आपने वो कर लिया है तो फिर कमेंट करके बताओ, चौथी चैप्टर की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आपने आपकी स्क्रीन के नीचे आ गया होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाना है और इसके लिए 2 आवश्यक शर्तें भी बतानी है। अब देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ही बढ़ाया जाता है, ठीक है। सघन माध्यम में आपतन कोण का जो मान है वो हम क्या करेंगे, क्रांतिक कोण, की इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, ठीक है। हेडिंग भी है क्रांतिक कोण। तो जब हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ही बढ़ाएंगे तो जो पूरा का पूरा प्रकाश है वो पुनः उसी सघन माध्यम में वापस लौट आएगा। इस घटना को नाम दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। आपको पता है प्रकाश परावर्तन करता है, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, बेसिक चीज है, जो आप 10th क्लास में ही पढ़ के आए हो। और इस बार तो सिलेबस से हट भी है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी आपने पढ़ ही रखा होगा, लेकिन देखो समझो क्या होता है। ये मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। अब उससे पहले ये आपतन कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, ये सब हमें समझना होगा। देखो, सघन माध्यम मतलब एक ऐसा माध्यम, ठीक है, जहां पर वायु नहीं है, ठीक है। हम वायु को सघन माध्यम नहीं मानेंगे, विरल माध्यम मानते हैं। तो सघन माध्यम समझ लो, आप इमेजिन कर लो, कांच हो गया, पानी हो गया, यानी कि कोई एक ऐसा माध्यम जहाँ पे कण बहुत ज्यादा भारी है, आप ऐसा मान लो, ठीक है। जो कण है वो बहुत भारी है, वो सघन माध्यम हो गया। और एक तरफ मैंने विरल माध्यम बोला, ठीक है। विरल माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला वायु, तो अब ऐसा नहीं है कि वायु हमेशा विरल माध्यम में होगा, तो यहाँ कांच हमेशा सघन माध्यम होगा। आप ऐसा समझो कि जब कोई माध्यम जहाँ पे प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो समझ लो वो ज़्यादा सघन माध्यम है। और जहाँ पे प्रकाश की जो चाल है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी, वो फिर विरल माध्यम बन जाएगा, ठीक है। अभी के केस में मैंने कांच को सघन माध्यम लिया है और वायु को विरल माध्यम, ठीक है। वायु विरल ही रहेगी अगर कांच से तुलना कर रहा हूँ मैं। तो आपतन कोण क्या होता है, ठीक है। मान लो कोई प्रकाश आ रहा है इस तरीके से, तो प्रकाश जिस एंगल पे आता है, ठीक है, और अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, जैसे मान लो ये मैंने दिखाया, तो ये आपका आपतन कोण कहलाता है। और फिर ये जो जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका परावर्तन कोण। ये आपको पता है, एक बार फिर याद दिला दिया मैंने। तो अब कह रहे हैं जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ाया जाएगा। अब क्रांतिक कोण क्या चीज हो गई यार, क्रांतिक कोण, ये देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, इसको बोला मैंने क्रांतिक कोण। देखो, क्रांतिक कोण जो होता है वो एक प्रकार का आपतन कोण होता है, क्लियर। समझ लो, देखो क्रांतिक कोण भी बता रहा हूँ मैं क्या होता है। क्रांतिक कोण एक प्रकार का आपतन कोण दिखा आपको। देखो, अगर ये प्रकाश ऐसे आता है तो भी मैंने बताया ना, अभिलंब के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो आपतन कोण होता है। तो क्रांतिक कोण भी आपतन कोण ही होता है, लेकिन शर्त एक है कि उसके लिए जब जैसे ये किरण आया तो ये प्रकाश की किरण सीधा ऐसे चली जाए, यानी कि अभिलंब से वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, यानी कि ऐसा आपतन कोण, ठीक है, जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाला, देखो विरल माध्यम में बनने वाला जो परावर्तन कोण है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, क्लियर। तो ये आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब क्रांतिक कोण बन रहा होगा तो प्रकाश की किरण आएगी आएगी ऐसे आएगी और सीधा सीधा इधर निकल जाएगी। देखो अभी वो कांच में वापस नहीं लौट रही, क्लियर। लेकिन अब अगर हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे हैं तो आप समझो, जब प्रकाश की किरण का मान अब मैं ऐसे लाऊंगा और क्रांतिक कोण सी तक तो वो देखो सीधा निकल गई थी, अब मैं जैसे ही इसको थोड़ा सा ये ऐसे आ रही है, इसको थोड़ा और एंगल से ऐसे गिरा दूंगा, ठीक है। तो अब ये प्रकाश की किरण यहाँ पे जाके वापस अपनी दिशा में लौटना स्टार्ट कर देगी, कुछ इस तरीके से। यानी कि जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण सी से थोड़ा सा बढ़ा दिया, कुछ भी मान लो मैंने कर दिया, यहाँ पे आई डैश बोल दिया, ठीक है, आई डैश, लेकिन क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो पूरा का पूरा प्रकाश फिर से उसी माध्यम में लौट गया, ठीक है। सघन माध्यम में या कांच को जो भी माध्यम है उसी माध्यम में लौट गया। यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाई।
क्लियर। अब इसके लिए दो शर्तें बताई। देखो प्रकाश सबसे पहले सघन से विरल में जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी पूर्णांतिक परावर्तन होगा। और दूसरा, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, ठीक है, क्योंकि जब तक वो क्रांतिक कोण के बराबर था तब तक प्रकाश सीधा निकल रहा था, ना कि उसी माध्यम में वापस लौट रहा था। जैसे ही क्रांतिक कोण से ज्यादा मान बढ़ाया, ये इधर आके फिर से वापस निकल गया। क्लियर। तो ये था आपका पूर्णांतिक परावर्तन और उसकी शर्तें। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, जो कि आपसे पूछता है रदरफोर्ड और बोर के परमाणु मॉडल में अंतर। तो देखो वैसे तो अंतर 3-4 हो सकते हैं, लेकिन मैंने 2 अंतर लिखे क्योंकि क्वेश्चन भी आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, यानी ज़्यादा नंबर का नहीं है, हमें नंबरों के हिसाब से आंसर देने हैं। देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को और बोर के परमाणु मॉडल को अगर आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, तो फिर आपको ये अंतर देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप से कुछ भी लिख सकते हो उसमें क्या दोनों में डिफरेंस है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने बताया है, देखो रदरफोर्ड का और बोर का जो परमाणु मॉडल है ना, वो अगर पढ़ाता तो ज़्यादा मजा आता, लेकिन कोई नहीं, अभी यहाँ बात करते हैं। देखो रदरफोर्ड के अनुसार वृत्तीय कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का ह्रास कर रहा था, ठीक है, रदरफोर्ड के अनुसार। अगर हम रदरफोर्ड का मानते ऐसा तो ठीक है, तो आप मतलब ये अपनी कमी खुद नहीं बता रहा था हमें, जब लोगों ने ऐसा कहा कि भाई एक आवेशित कण है बार बार घूम रहा है तो ऊर्जा निकलेगी तो गिर जाएगा, ऐसे ऐसे कहानी करके, तो रदरफोर्ड उसको नहीं समझा पाए थे। तो हमने यहाँ पे उसके मॉडल को लिया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा वृत्तीय कक्षा में तो बार बार अपनी ऊर्जा निकालेगा, जिस कारण से लास्ट में भैया एक अंत आएगा उसका, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका बोर ने बोला कि अगर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, ठीक है, वृत्तीय कक्षा में यहाँ कहीं की स्टेशनरी कक्षा उसने बोला था, तो वहाँ वो अपनी ऊर्जा का किसी प्रकार का ह्रास नहीं कर रहा होगा, मतलब कोई भी ऊर्जा नहीं निकाल रहा होगा वो अपनी, ये बोर ने बोला। तो नंबर फर्स्ट अंतर तो ये हो गया। सेकंड अंतर, अगर हम बात करें रदरफोर्ड की, तो उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सतत बताया था, ठीक है, यानी कंटिन्यूस है, लेकिन बोर ने क्या बोला, इसने बोला कि ये रेखिक प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में बोर के बाद में भी बहुत सारी चीज़ आई, सोमरफेल्ड वेक्टर, तो इन्होंने भी बहुत मॉडल मतलब मॉडल के बारे में बताया परमाणु के, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में और परमाणु तक का मॉडल है। तो ये दो इसके अंदर थे, ठीक है। और अब पढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पर। तो 18वां क्वेश्चन है वो तो सिलेबस से हट गया यार, मतलब कि पिछले साल वो चैप्टर हट चुका है आपका, ना कि इस साल, ठीक है, सबसे लास्ट चैप्टर था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे पढ़ते हैं, जो कि 1D ग्राफ जनित्र है, ठीक है। मैंने वो नहीं आपको बता रखा, तो उसका यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख गया होगा 1D ग्राफ जनित्र का, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना ढंग से, मैं अगली बार इसको कभी बता दूंगा, अगले कभी उसमें एक ही बार क्वेश्चन आया 2015 में, तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन देखो पढ़ना चाहिए हमें। 1D ग्राफ जनित्र क्या है, एक तरीके से बताया था आपको कि एक ऐसा जनित्र 1931 में बनाया गया था जो क्या कर रहा था, एक बहुत उच्च वोल्टेज प्रदान कर रहा था, ठीक है। अब इसका उपयोग हमने नाभिकीय अभिक्रियाओं में करा, ठीक है, या बहुत स्पीड से किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए किया, तो ये इसके उपयोग थे, क्रियाविधि वगैरह बाकी आपको बता दी जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि था फैराडे का नियम क्या है, ठीक है। फैराडे का नियम क्या है और इसके बारे में आपको बताना है कि एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन ये है कि फैराडे का नियम बताने और ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत धारा में क्यों नहीं किया जा सकता। तो आप देखिए, सबसे पहले फैराडे ने 2 नियम दिए थे, केमिस्ट्री में अलग है और फिजिक्स में अलग है, इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के नियम कहते हैं, ठीक है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं हम लोग, तरंग अलग चीज होगी। तो अब देखो यहाँ पे इसने 2 नियम दिए थे, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने लिख दिए हैं। पहला इसने बताया था कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो कुंडली में एक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होगा, और अगर कुंडली बंद है, ठीक है, तो उसमें धारा भी उत्पन्न होगी। तो उसका मान कैसे निकालेंगे, वो इसने हमें पहले नियम में बताया कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। ये आपका उत्पन्न ईएमएफ है, और ये जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है ये फ्लक्स परिवर्तन है कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के क्या है, समानुपाती है, ठीक है। यहाँ से नियतांक हटा के समानुपाती का निशान आया होगा कि जो 1 माना होगा, और माइनस का ही आ गया। तो अब ये माइनस चिन्ह आपको क्या दर्शाता है वो भी नोट करके लिख दिया मैंने कि ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो हमेशा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा, ठीक है। यानी कि आप अगर मान लो इमेजिन करो कि आप बिल्कुल सो रहे हो और कोई आपको थप्पड़ मार के उठा दे, ठीक है, या कोई आपको उठा दे, तो आप विरोध करोगे नहीं करोगे। तो सेम भाई, कुर्सी पड़ी हुई थी या जो भी चीज़ थी, आप उसके फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हो तो उसका विरोध कर रहा है जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, तो ये माइनस चिन्ह वो दिखा रहा है, क्लियर। अब मैं इसको और डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी हम क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं कि कैसे हमें नोट करके लिखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम द्वितीय नियम की तरफ बढ़ते हैं। पेपर में आपको ऐसे लिखना है, हाँ पेपर में एक चीज़ और बढ़ा देना कि ई क्या है यहाँ पे और फाई और टी क्या है वो बढ़ा देना। द्वितीय नियम देखो लेंज का नियम है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बोला था, इसने बोला था कि अगर कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है या जो धारा उत्पन्न हो रही होगी, अगर कुंडली बंद है तो कन्फर्म उसमें धारा भी उत्पन्न होगी, जिसे प्रेरित धारा बनेंगे। तो उसकी दिशा हमेशा ऐसी होगी जो उस कारण का विरोध करेगी जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुई है। मतलब कि जिसने उत्पन्न करा वो उसी का विरोध कर दिया कि भाई क्यों उत्पन्न कर रहे हो मुझे। तो ये लेंज का नियम था, ठीक है। जो लेंज का नियम है ये फैराडे ने दिया सेकंड नियम। तो बहुत सी किताबों में थोड़ी कन्फ्यूजन भी रहती है। पहला नियम हम लोग क्या करते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा लिख देते हैं। सेकंड नियम पे हम लोग ये वाली बात करते हैं, लेकिन बहुत सी किताबों में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो मैंने ऐसे आपको बता दिया। क्लियर। तो अब देखो लेंज का नियम समझो थोड़ा क्या होता है। ये तो कन्फर्म है, एक फॉर्मूला बन गया आप लोगों का लेंज का नियम, लेकिन ऐसा नहीं है। लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। और लेंज का नियम आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन भी आता है कि सिद्ध करो कि जो लेंज का जो नियम है, ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो वो तो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो अपने पास कोई एक कुंडली बनाई मैंने कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इस कुंडली के पास में चुंबक का एन सिरा लेके आ रहा हूँ कुछ ऐसे। क्लियर। तो आप एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे आसपास फ्लक्स परिवर्तन होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा जब मैं इसको इसके पास ऐसे करके लेके जाऊंगा। और अगर मैं लेंज का नियम लगा रहा हूँ तो लेंज का नियम कह रहा है कि वो अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। क्लियर। तो अगर मैं इसके पास के एन सिरा ऐसे लेके जा रहा हूँ आगे की तरफ, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज आएगी जो इस एन सिरे का पूरे तरीके से विरोध करेगी। भाई आगे जो आ रहा है पीछे, तो आप खुद बताओ मुझे कि कौन ऐसी चीज है जो एन सिरे को दूर भगाएगी? कौन सी ऐसी चीज होगी? भाई एन सिरा ही तो होगा, सेम सिरा, प्रतिकर्षण होगा भाई, दूर फेंकेगा इसमें। तो यहाँ पे अपने आप एन सिरा बन जाएगा। अब एन सिरे में धारा कैसे बहती है ये आपको पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बहती है तो प्रेरित धारा की दिशा कुछ ये होगी, ये इस तरीके से। क्लियर। यानी कि कुछ ये, तो प्रेरित धारा की दिशा आपकी ऐसी आएगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। क्लियर। तो यही लेंज का नियम था। अब जैसे एक और चीज देख लीजिए हम लोग, यहाँ पे अब मैंने क्या करा, चलो इसी को उल्टा कर देते हैं। एन सिरे को लेके जा रहा हूँ मैं इधर से, अब उल्टा कर दिया केस। देखो समझो यार, अभी मैं आपसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं इसे पढ़ा रहा होता तो फिर और मजा आता है, तो फील लेके आता है इसमें। तो अब एन सिरे को इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। दूर, पहले तो पास आ रहे थे, इस बार दूर लेके जा रहे हैं। तो ये सिरा विरोध करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा विरोध, देखेगा भाई दूर क्यों जा रहे हो, पास आओ। तो अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, आप खुद बताओ। एन सिरे का विरोध कर रहा है ये दूर जाने का, तो ये एन सिरे को अपने पास बुलाना चाहेगा नहीं चाहेगा? तो कौन सी ऐसी चीज होगी जो एन सिरे को अपने पास ले जाएगी? भाई एस सिरा होगा, साउथ पोल। क्लियर। तो एस सिरा बन जाएगा यहाँ पे अपने आप, और एस सिरे में जो धारा बहती है वो बहती है क्लॉक वाइज, कुछ इस तरीके से। क्लियर। तो प्रेरित धारा की दिशा ये होगी, और यही आपको थ्योरी वाइज करके लिखना है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रूफ हो जाएगा इससे। तो वो तो बहुत बात की कहानी है। अभी मैंने आपको फैराडे के दोनों नियम बताए, और लेंज का नियम किस तरीके से लगता है वो भी बता दिया। आपको ऐसा नहीं पेपर में लिख के आना, आपको क्लियर प्रथम नियम सेकंड नियम लिखना है, ठीक है। और फिर जो क्वेश्चन एक कर दिया है ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं करते हम लोग दिष्ट धारा में, उसका आंसर देना है, ये मैंने आपको बता दिया इसलिए, ठीक है। तो जरा देखते हैं ट्रांसफार्मर की कहानी। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा में क्यों नहीं करा जा सकता, उसका सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जो डीसी है वो ट्रांसफार्मर की प्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकती, जिस कारण से इसका उपयोग हम क्या करेंगे, डीसी में उपयोग नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर का। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था, और ये आपके 20 तक के सवाल। आगे के लिए अगला पार्ट देखना, और वीडियो को पूरी देखो, पूरी की पूरी देखो, तभी मजा आएगा। थैंक यू दोस्तों।